गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। ये अलग बात है कि हमें इंडिया की क्रांति का इंडिया की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रांस की क्रांति पढ़ लेते हैं। फ्रांस यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। क्रांति का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक कारण के लिए इकट्ठा हो जाए और सत्ता में परिवर्तन की कोशिश करे, और वो जो कोशिश है वो कुछ ही समय में यानी संघर्ष में बदल जाए, और संघर्ष जो है वो कुछ ही समय पूर्ण हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने इसे। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल था यानी कि लोग इकट्ठे हो गए थे, सड़कों पे आ गए थे, उपद्रवी मचाने लगे थे, आतंक मचाने लगे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। किसने घुसने का आदेश दिया था? शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह फैलाई गई थी कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला था। कौन था? राजा ये है ना, वो लोग मान रहे थे कि भाई राजा जो है हम पे क्या करेगा? गोली चलवा देगा। ठीक है ना, कि भाई उनको क्या करो, गोली मार दो। ठीक है ना, लोगों को ऐसा आदेश वो देने वाला था। 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय ले लिया। यानी सेना को भी जवाब देने के लिए लोगों ने भी क्या किया? अपनी एक जन सेना बनाने का नेतृत्व कर लिया। हम निर्णय करेंगे, हम एक अपनी जन सेना बनाएंगे। तो 7,000 लोग, मर्द और औरतें दोनों मिलकर टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए। उन्होंने अपनी जन सेना बनाने निर्णय किया। उन्होंने हथियारों की खोज शुरू कर दी। इसके लिए जबरदस्ती सरकारी भवनों में प्रवेश करना शुरू किया उन्होंने। पेरिस के पूर्वी भाग में स्थित बास्तिल किले की जेल को तोड़कर कैदियों को निकाल दिया गया। बास्तिल के किले को, जो कि राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, को तोड़कर उसके अवशेषों को लोगों को बेच दिया गया। उन लोगों को बेचा गया जो लोग इनके अवशेषों को संजो कर रखना चाहते थे। पेरिस तथा देहाती गांवों में कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। जनता रोटी की महंगी कीमतों का विरोध करने लगे। जनता के विरोध और संघर्ष के कारण राजा को पकड़ कर अंत में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ऐसा क्यों और कैसा हुआ, यह अब हम देखेंगे। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज जो है कैसा था? तो 1774 में बुर्बो वंश, हम देखते हैं बर्बन वंश पढ़ते हैं हम लोग, है ना। बर्बन तो वैसे देखा जाए तो एक बिस्किट का नाम है, लेकिन उस समय लोग अपने नाम ऐसे रख लेते थे, तो कैसे कैसे नाम थे उनके, देखो। तो 1774 में बुर्बो वंश का जो शासक था लुई 16, कौन था? लुई 16, जो कि फ्रांस का राजा बना था। कम उम्र में ही इसका विवाह हो गया था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट के साथ इसका शादी हो गई थी, यानी इसको बर्बाद हो गया था। ये तो विवाह हो गया यानी बर्बाद हो गया। खजाना, उस समय जो खजाना बहुत खाली था, कारण यह था कि उसको युद्ध करना बहुत पसंद था। ठीक है ना, फ्रांस को युद्ध करना बहुत ज्यादा पसंद था। इसी वजह से फ्रांस का खजाना एकदम खाली हो गया। वर्साई के महल का रख रखाव करना, अपनी शान शौकत को बनाए रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ठीक है ना। फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में सहायता दी थी। किसके विरुद्ध सहायता दी थी? ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में सहायता दी थी। उसकी 13 जो कॉलोनियां थी, 13 कॉलोनियां को आजाद करने के लिए मदद की थी इसने। ठीक है ना, किसने मदद की थी? फ्रांस ने मदद की थी। युद्ध करने से कर्ज और बढ़ गया। 10 अरब लिवरे उस समय उनकी मुद्रा का मूल्य होता था। जैसे हम रुपया बोलते थे तो उसमें लिवरे बोलते थे। तो 10 अरब लिवरे का कर्ज और जुड़ गया था, यानी पहले से ही उसके ऊपर 2 अरब लिवरे का कर्ज था, जो बढ़ के कितना हो गया? 10 अरब हो गया। यानी कुल मिला के कितना हो गया? 12 अरब लिवरे का कर्ज और जुड़ गया उनमें। अब कर्जदाताओं ने भी 10% ब्याज की मांग करने लगे कि नहीं भाई, हमें तो अब 10% ब्याज के हिसाब से पैसा चाहिए। अब उनके जो नियमित खर्च थे, जैसे सेना का रख रखाव करना पड़ता था, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सरकार, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सरकारी
जो विभाग है उनकी लोगों को सैलरी, कर्मचारी को सैलरी देने के लिए सरकार के पास खजाना नहीं था, पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने कर्ज बढ़ा दिया। अब कर्ज बढ़ाया तो कर्ज कौन देगा, तो उस समय जो समाज था उनका 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है ना। ये जो पहला जो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट में क्लर्की आते थे, ठीक है ना। क्लर्की यानी जो पादरी वर्ग होता था, चर्च के जो फादर होते थे, पादरी, ये इसमें आते थे, ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए बनाया है मैंने, देख लीजिए आप इसमें, बड़े खुश है, देखें दोनों ही। अब सेकंड स्टेट जो होता था उसके अंदर जो नोबिलिटी, कुलीन वर्ग आता था, ठीक है ना, उच्च वर्ग जिसको हम कहते थे, वो आते थे, ये भी बहुत खुश होते थे। तीसरा जो है, देखें तीसरा जो है उसमें किसान आता था। जैसे दूरदर्शन आप देख लीजिए, पतला सा है और इसके हाथ में क्या है, एक खेती करने का औजार है, ठीक है ना। ये तीसरा स्टेट होता था जिसमें 90% लोग होते थे। कितने परसेंट थे? 90% इसमें लोग किसान होते थे, ठीक है ना। अब समाज के अकॉर्डिंग जो कर्ज है, कर्ज किसको देना है? 90% जो लोग हैं यही कर्ज देते थे। इन दोनों को कर्ज से, ये दोनों जो थे ये कर्ज से फ्री थे, इनको कोई कर्ज नहीं देना पड़ता था, इनको ये है ना, ये फ्री थे, इनको कोई कर्ज देना ही नहीं पड़ रहा है। तो कर्ज किसको देना पड़ रहा है? कर्ज केवल इन लोगों को देना पड़ता, जो 90% लोग यही थे। तो ये इसलिए ये दोनों तो खुश नजर आ रहा है और ये बेचारा दुखी नजर आ रहा है, ठीक है ना। और कोई विशेष अधिकार भी नहीं थे इनके पास। कर केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही अदा करते थे। फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का एक अंग हुआ करता था। सामंती व्यवस्था जो होते थे जिसमें गांवों के अंदर यानी जो रॉयल परिवार है यानी जो पादरी वगैरह है उनको अधिकार दिया जाता था कि भाई वो लोगों से कर वसूल करके हमें दे दे। तो सामंती व्यवस्था होती थी, ठीक है ना। राजा अपना प्रतिनिधि को भेजता था, वो प्रतिनिधि क्या करता था कि जनता से कर्ज वसूल करता था और वो कर्ज जो है सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता था। पूरी आबादी में 90% किसान थे, 60% जमींदार, जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार होता था। तीसरे स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अमीर होते थे, उनका इन पर अधिकार था। अब प्रथम 2 स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग आता है यानी उच्च वर्ग, पादरी आते हैं, इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। विशेष अधिकार क्या थे कि राज्य को जो कर देना होता था उन कर में इनको कुछ छूट मिली हुई थी, कुछ के काफी सारी छूट मिली होती थी, कर्ज बहुत कम इनको देना पड़ता था, ठीक है ना। कुलीन वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग में सामंती अधिकार प्राप्त है, यानी ये किसानों से सामंती कर वसूल कर लेते थे, ठीक है। किसान स्वामी की, अब किसान का जो काम होगा वो स्वामी की सेवा करेगा, घर एवं खेतों में काम करेगा, सैन्य सेवाएं देगा, सड़कों के निर्माण आदि कार्य करने के लिए ये बाध्य होते थे, यानी मजबूर है, इनको ये काम करना ही पड़ता था। चर्च भी किसानों से टाइड होता है एक धार्मिक कर, वो वसूल करते थे। सरकार को कर चुकाना ही होता था, ठीक है ना। मतलब ये जो किसान उनको ये कर देना ही पड़ेगा, यानी कर्ज तो देना ही होता था। साथ साथ में टाइल यानी अप्रत्यक्ष कर, यानी टाइल 2 प्रकार कर होते, एक तो होता प्रत्यक्ष कर, एक होता अप्रत्यक्ष कर। ये दोनों प्रकार के कर शामिल होते थे जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू पर लगाया जाता था। करों का सारा बोझ तीसरे स्टेट पर था। करों का सारा बोझ किस पे था? तीसरे स्टेट पर था, ठीक है। अब देखिए इन लोगों की जीने के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ता था। जनसंख्या जो थी 1715 में वो 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? 2.3 करोड़ थी। 1789 में 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ी, ठीक है ना। मांग कैसी? खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। अनाज की तुलना में मांग ज्यादा हो गई, यानी अनाज जितना उत्पादन अनाज का नहीं होता उतना क्या होने लगा? मांग बढ़ने लगी। मुख्य खाद्य जो था उनका पाव रोटी जिसको हम कहते हैं, जो ब्रेड हम कहते हैं, उसकी कीमत बहुत तेजी से वृद्धि हुई। कामगार जो थे या जो कारखानों में काम करने वाले थे, है ना, वो काम करते थे कारखानों के अंदर, तो मजदूरी जो थी उनके भी कितने पैसे उनको देने वो सब मालिक तय करता था, ठीक है ना। अब जो मजदूरी उनको मिल रही थी वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी उनकी सैलरी बढ़ती नहीं थी। इसी वजह से क्या हुआ कि अमीर और गरीब की खाई चौड़ी हो गई, यानी गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए।
ओले, सूखे के प्रकोप से पैदावार भी खराब हो गई थी, यानी किसानों को मौसम की मार भी एक अलग झेलनी पड़ती थी। बारिश हो जाती थी तो कभी बर्फ गिर जाती थी, ओले गिर पड़ते थे, सूखा होता था तो भी पैदावार उनकी खराब हो जाती थी। और फ्रांस के राजतंत्र में ये तो आम बात थी, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था जब पैदावार खत्म होगी, और ऐसा होना इनकी राजतंत्र में आम बात थी, यानी होता रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा को मरे तो मरे, लेकिन कर देना पड़ेगा। अब देखें, फसल खराब होगी तो क्या होगी, अन्न का अभाव होगा। अन्न का अभाव होगा तो क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी ना, मांग बढ़ेगी ना, मांग बढ़ेगी, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, तो गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी तो खाद्य दंगे होंगे, रोटी को लेने के लिए लोग दंगे कर देंगे, और रोटी नहीं मिलेगी तो बेचारा शरीर भी कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा तो क्या होगा, महामारी, देखो महामारी होगी ना, अब महामारी हुई तो महामारी अगर होगी तो लोग मरेंगे, यानी खाद्य दंगे होंगे तो भी लोग मरेंगे, शरीर कमजोर होगा तो भी लोग मरेंगे। तो ये इनका जीविका का संकट चक्र है। क्या ये जीविका का संकट चक्र। अब उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब एक नया वर्ग आया, यानी किसान पहले भी कर बढ़ने यानी टैक्स बढ़ने का विरोध कर चुके थे, ठीक है, और अकाल के समय विद्रोह कर चुके थे, लेकिन इनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे, ठीक है। तीसरे स्टेट के समृद्ध और शिक्षित लोगों द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई, यानी इन लोगों ने इस जिम्मेदारी को उठाया, ठीक है, यानी अब कि अब हम सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाएंगे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, यानी जो मीडियम फैमिली से है ना, उसे हम कहते हैं। इस वर्ग ने समुद्री व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी, यानी इन्होंने समुद्री व्यापार किया था, ऊनी और रेशमी वस्त्र होते हैं उनको बेचकर, उनका उत्पादन करके जो संपत्ति इन्होंने अर्जन की थी, ठीक है। अब जो तीसरे स्टेट ने, अब इसके अंदर और प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित लोग भी थे, यानी कुछ सरकारी सेवा में भी थे, कुछ वकील भी थे, है ना, ऐसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे, सभी के सभी पढ़े लिखे भी थे। और पढ़े लिखे थे यानी ये लोग जो हैं पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में आए थे, है ना, पश्चिमी ज्ञान के संपर्क में आए, और इसी वजह से इनका यह मानना भी था कि किसी भी समूह के पास विशेष अधिकार तो होने ही नहीं चाहिए, है ना, विशेष अधिकार जो है उनके वर्ग के रूप में होने नहीं चाहिए उनके पास, ठीक है ना। सामाजिक हैसियत जो होती है उसका आधार योग्यता ही होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन ही होनी चाहिए, यानी अगर किसी को छूट भी मिल रही है तो उसको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, ठीक है ना। स्वतंत्रता, सम्मान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जियो जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। इन लोगों ने कुछ पुस्तक लिखी थी, कुछ बड़े विद्वान थे उस समय की, जिन्होंने पढ़े लिखे विद्वान थे, जिन्होंने ये कल्पना की थी, ये इन्होंने बताया था कि भी जो समाज है, जो स्वतंत्रता और समान नियमों और समान अवसरों पे आधारित समाज होगा, ऐसी कल्पना इन्होंने की थी। इन लोगों ने कुछ बुक्स लिखी हैं, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसमें ना लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। उस समय के जो राजा होते थे वो ये कहते थे कि हमें देवताओं ने यहाँ भेजा है। किसने भेजा है? हमें देवताओं ने भेजा नहीं, हम देवताओं की संतान हैं और हम जो कहेंगे वो कानून होगा, ठीक है ना। ऐसे अधिकारों का निरंकुश जिसको रोक नहीं सके, यानी जो वो चाहता है वो कर सकता है, ऐसा कोई अधिकार उनको रोक ना सके, ऐसे अधिकारों को उन्होंने क्या किया? खंडन किया। खंडन यानी विरोध किया कि भाई ऐसे अधिकार नहीं होते, कोई ऐसा नहीं जो देवताओं के द्वारा भेजा गया, हम सब देवताओं की ही संतान है, हम सब एक ही हैं, ठीक है। फिर एक और बुक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बुक मोंटेस्क्यू ने लिखी थी। इसने सरकार के अंदर विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, या हम जिसको हम संसद कहते हैं, कार्यपालिका जिसको हम सरकार कहते हैं, और न्यायपालिका जिसको हम कोर्ट कहते हैं, इनकी बीच सत्ता विभाजन की बात कही, यानी सरकार जो हो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर बनाई जाए, जो हमारे वर्तमान में डेमोक्रेसी में चलती है। अमेरिका ने अपनी आजादी के बाद इसी मॉडल को अपनाया। जो फ्रांस, जो बाद में, यानी अमेरिका ने जब आजाद हुआ तो ये मॉडल अपनाया जहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो। फ्रांस की जो राजनीतिक चिंतक थे और लोगों के लिए यही चीज जो है प्रेरणा का
ये मॉडल एक प्रेरणा बन गया। ठीक है, इन्हीं विचारों पर टी स्टॉल, कॉफी स्टॉल पे बहस होती थी, है ना। अखबार के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। इसी दौरान लुई 16 के द्वारा कर्ज बढ़ाने से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। ये इसी दौरान हुआ जब लुई 16 ने क्या किया, कर्ज बढ़ाया, है ना। तो जो विशेषाधिकार वाली जो व्यवस्था है, अब कर्ज बढ़ाया तो कर्ज किसको देना है, वो 90% किसानों को ही देना है। ठीक है ना, अब ये किसान ही कर्ज देंगे, बाकी जो 2 वर्ग है उनको तो कर्ज देना ही नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ क्या, उनका गुस्सा भड़क गया। ठीक है, तो जो गुस्सा भड़का उसका अगले में क्या होगा वो मैं आपको अगले भाग में हम बताएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना, आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।